हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10th चैप्टर में से 5th पार्ट के बारे में। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने 8th टॉपिक, दैट इज रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसका नोटिस आपको मिलता रहे। रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से। बेसिकली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो वर्कर्स जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो रूरल एरिया में रहते हुए वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं विलिंगली, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। उनको काम आता भी है, वो एबल भी हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। उनको हम बोलेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और सेकंड हमारे पास आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हमारे पास आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सेस वर्कर्स काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए 10 फार्मर्स सफिशिएंट है, लेकिन वहां पर अगर आप 20 फार्मर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 के 20 फार्मर्स एम्प्लॉयड माने जाएंगे। उसमें से 10 जो एक्स्ट्रा फार्मर्स हैं वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस वर्कफोर्स वर्किंग इन द फील्ड एज कंपेयर टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्स्ट्रा वर्कर्स काम कर रहे हैं जबकि रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। अंडर दिस कंडीशन, इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन देन इट डज नॉट लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्स्ट्रा वर्कर्स काम कर रहे हैं जबकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर उनको निकाल दिया जाए तो उनके होने ना होने से प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, 1 hectare ऑफ लैंड कैन बी easily cultivated with the help of 6 farmers। 1 hectare लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए 6 फार्मर्स इनफ हैं, लेकिन अगर वहां पर आप 10 फार्मर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन 6 फार्मर से भी उतनी ही मिलेगी जितनी कि 10 फार्मर को यूज करने के बाद मिल रही है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 4 फार्मर्स आपने एम्प्लॉयड किए हैं, एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी ये एक तरह से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉजेज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर कॉजेज क्या हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के? फर्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। रूरल एरियाज में जो फैमिलीज होती हैं वो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं। एक ही लैंड में पूरी की पूरी फैमिली वर्क कर रही होती है, जबकि वहां पर सबको एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली, एवरी मेंबर इज इंगेज्ड इन फार्मिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट एवरीवन इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क। अब क्योंकि रूरल एरियाज में ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स प्रोडक्शन करने में जुट जाते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड इज इंक्रीजिंग साइज ऑफ फैमिलीज।
फैमिली का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सब फार्मिंग करने में जुट जाते हैं। और थर्ड मेजर रीजन क्या है? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। रूरल एरियाज में ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं जिनमें कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, इसीलिए जितने भी वर्कर्स हैं वो सब के सब फार्मिंग में ही जुट जाते हैं और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ड्यू टू सीजनल फैक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक ऐसा सीजन जहां पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही हैं वहां पर फार्मर्स एम्प्लॉयड कहलाते हैं, लेकिन एक ऐसा सीजन जहां पर क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होती उस सीजन में वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो ड्यू टू सीजनल फैक्टर अगर वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सीजनल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इज अनदर रीजन फॉर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स जो कि सीजनल प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एक और रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन में जो फार्मर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ड्यू टू सीजनल फैक्टर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर है वो उम्र भर चलने वाली ऑक्यूपेशन नहीं है, ये सीजन वाइज ऑपरेट की जाती है। किसी पर्टिकुलर सीजन में कुछ क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और कुछ क्रॉप्स कम प्रोड्यूस होती हैं। सो इसका मतलब एक ऐसा सीजन जहां पर क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं की जाती उस सीजन में फार्मर्स क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। सो क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स का वेदर, कंडीशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए वहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी वेरी करता है। कहीं पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और कहीं पर कम है। It is estimated that on an average a farmer remains unemployed for 5 to 7 months due to seasonal factor. ये एस्टिमेट लगाया गया है कि ऑन एन एवरेज एक फार्मर जो है वो सीजनल फैक्टर के कारण 5 to 7 मंथ्स अनएम्प्लॉयड रहता है, क्योंकि उस एरिया में, उस वेदर में उसका सीजन नहीं होता, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड। सो इट मीन्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट is dependent on the seasonal factor and seasonal factor is related to agriculture production. So rural unemployment के बाद next हमारे पास आता है urban unemployment. Urban unemployment एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अर्बन वर्कर्स काम करना चाहते हैं, काम आता भी है, एबल भी हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। अगर रूरल एरियाज के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में जुटे होते हैं, यानी उनके एम्प्लॉयड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इजीली विजिबल होती है। अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा तो वो विजिबल है कि वो काम नहीं कर रहा, जबकि रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक एग्रीकल्चर लैंड जहां पर सिर्फ 10 वर्कर्स आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 20 वर्कर्स एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन उसमें से 10 जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सो रूरल के कंपैरिजन में अर्बन एरिया में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, यहां पर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एज मैक्सिमम ऑल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स get themselves registered in some employment exchange. जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपने आप को एक स्टॉक एक्सचेंज में, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि वो अपनी जॉब फाइंड आउट कर पाए, और यहां पर कोई भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अगर हम डाटा की बात करें तो 1961 में टोटल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी? 32 लाख, लेकिन 2016 अब ये इंक्रीज हो चुकी है 435 लाख, यानी 4.35 करोड़ पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया। सो ऐसे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं
अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू वेज। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम टू डिफरेंट वेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इलिटरेट पीपल्स, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो काम करना चाहते हैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। यानी इसमें हम उन वर्कर्स की बात करते हैं जो अनस्किल्ड हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना चाहते तो हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। सो इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्री। इसमें हम उन वर्कर्स को, उन पीपल्स को काउंट करते हैं जो इलिटरेट हैं, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। कहाँ पर? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री लाइक माइनिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सो यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स को काम मिल सकता है, लेकिन अगर काम ना मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, हर उस बंदे को जिसको काम चाहिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज, विच मीन्स मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन अर्बन एरियाज, which leads to migration of rural population in urban areas in search of job. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर हैं? अर्बन एरियाज में, जिसके कारण जो रूरल पीपल्स होते हैं वो अपना विलेज लैंड छोड़कर अर्बन एरियाज में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं। वहाँ पर अगर उनको जॉब मिलती है तो कैजुअल जॉब मिलती है, परमानेंट जॉब नहीं मिलती। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर आएगी उतनी ही कैजुअलाइजेशन इंक्रीज होगी। रूरल एरिया से जितने ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में आएंगे फॉर द सर्च ऑफ जॉब, उतनी ही ज़्यादा कैजुअलाइजेशन होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा बंदों को कैजुअल लेबर के तौर पर यूज़ किया जाएगा, किसी को भी परमानेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब क्योंकि रूरल एरिया से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आ रही है, इसीलिए अर्बन एरिया में अब इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि सभी को जॉब प्रोवाइड की जा सके। थर्ड इज यूसेज ऑफ मॉडर्न मशीन्स विच रिक्वायर वेरी लेस मैन पावर। थर्ड रीजन क्या है? जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो क्या यूज करती हैं? टेक्नोलॉजीज, जिसमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की जा सकती। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेट पीपल बट एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन पर्सन के लिए नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे पर्सन जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सारी नॉलेज है, स्किल्ड हैं, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कई बार नहीं मिलती। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लिटरेट पर्सन्स जॉब करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर वो विलिंगली अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। इट इज अ प्रॉब्लम स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि एजुकेटेड पर्सन्स को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या रीजन है कि वो पर्सन्स जो एडुकेटेड हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। फर्स्ट इज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट और इंक्रीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडुकेटेड पर्सन्स। क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पर्सन्स एजुकेटेड हैं। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है कि सबको जॉब दी जा सके, इसीलिए जो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन स्किल्स होती हैं, उनको तो जॉब मिल जाती है, लेकिन बाकी जो थोड़ा अनस्किल्ड रह जाते हैं, जिनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जो प्रोफेशनलिस्ट नहीं बन पाते, चाहे वो एजुकेटेड हैं, उनको जॉब नहीं दी जा सकती क्योंकि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। सेकेंड इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स विच आर द रिक्वायरमेंट्स वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। पर्सन्स के पास जो एजुकेटेड है उनके पास डिग्री तो है, लेकिन उनको थ्योरेटिकल नॉलेज ही है, सिर्फ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। रियल वर्ल्ड में थिंग्स कैसे अप्लाई होती हैं,
कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी नॉलेज उनके पास है ही नहीं, यानी उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। थर्ड इज पर्सन्स आर ओनली डिग्री ओरिएंटेड, यानी डिग्री होल्डर, दे डू नॉट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। सेम इसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि जितने भी पर्सन एडुकेटेड हैं वो सिर्फ डिग्री होल्डर हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी चीज की है ही नहीं। लास्ट इज ग्रोथ इन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो अगर बात की जाए एजुकेटेड पर्सन की, तो एवरी ईयर लैख ऑफ स्टूडेंट्स डिग्री होल्डर बन के बाहर निकलते हैं, उनके पास डिग्रीज होती हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि 2.5% ग्रोथ रेट है एजुकेटेड पर्सन्स का, यानी एवरी ईयर 2.5% पर्सन्स एजुकेट होकर डिग्री होल्ड करके जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, तो वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ओनली 1%। सो इसका मतलब एडुकेटेड पर्सन ज़्यादा हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है। ये सिर्फ एज अ इलस्ट्रेशन है, एज एन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो ये कुछ टाइप्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि अभी हमने डिस्कस की उसके अलावा है। फर्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क and able to work but does not get the job. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अर्बन एरियाज में प्रिवेल करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वर्कर काम करना चाहता है, काम करना आता भी है उसको, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। दैट पर्सन विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम एंड डिपेंड्स ऑन देयर फैमिली मेंबर। अनएम्प्लॉयड जो कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, वो बंदा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली अनएम्प्लॉयड है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर लेबर्स, एडुकेटेड पर्सन्स एंड माइग्रेटेड पर्सन्स। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए होती है जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं। एडुकेटेड पर्सन्स में ये सबसे ज़्यादा होती है, और माइग्रेटेड पर्सन जो अपना रूरल एरिया छोड़कर अर्बन एरिया में आते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। सो ऐसे सेकंड हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वर्कर जो काम कर रहा था, हो सकता है उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए फॉर द रीजन बीइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जो अब उसको ऑपरेट नहीं करनी आती, तो उसको अपनी जॉब छोड़नी होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स के टेस्ट, फैशन चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस ही बंद हो गया तो एम्प्लॉयमेंट भी छूट जाएगी उसकी। सो इसका मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस एक वर्कर हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो जाए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स। Like change in technology may lead to unemployment for those employees who does not know how to operate them. For example, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है और वर्कर्स जिनको ये टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती, उनको तो निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो इसका मतलब स्ट्रक्चरल चेंज के कारण उनको क्या हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। सिमिलरली चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मे लीड टू क्लोज ऑफ अ बिजनेस। अगर किसी कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस ही चेंज हो गई तो वो बिजनेस जो चल रहा था वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और अगर बिजनेस ही क्लोज हो गया तो उससे क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट आने का मेन रीजन स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। These type of unemployment are common for developing countries. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट उन कंट्रीज में ज़्यादा फेस की जाती है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया। क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री को हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिकल हो या फिर सोशल हो।
सो हेंस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ऑल ओवर द इंडिया। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर काम तो कर रहा है लेकिन उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिली है, जितनी देर वो काम करना चाहता है उससे कम जॉब मिली है, या फिर जितनी इनकम वो अर्न करना चाहता है अपनी जॉब के थ्रू उसको उतनी इनकम हो ही नहीं रही है। सो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी जितनी एम्प्लॉयमेंट उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाई है। यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब टू अर्न लाइवलीहुड। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्कर को एक फुल टाइम जॉब नहीं मिली है। दे मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम ऑफ आवर्स एवरी डे। हो सकता है उसको पार्ट टाइम जॉब मिली हो और सिंगल डे में वो मैक्सिमम टाइम अनएम्प्लॉयड ही है। सो ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड उस वर्कर को जो 1 वीक में सिर्फ 28 आवर्स का ही वर्क करता है या फिर 28 आवर्स से कम का वर्क करता है इन अ वीक, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड। और अगर हम बात करें ऐसा वर्कर जो 29 टू 42 आवर्स वर्क कर रहे हैं इन अ वीक, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड अनएम्प्लॉयड। यानी जितने आवर्स उसको काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड एंड सेकेंड इज लिमिटेड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट फाउंड। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने यह बताया कि हम उस वर्कर को अंडर एम्प्लॉयड में फाइंड आउट करेंगे, उस वर्कर को अंडर एम्प्लॉयमेंट में शामिल करेंगे जो इन दो कंडीशंस में किसी एक में भी सेटिस्फाई हो जाता है। फर्स्ट इज व्हेन अ पर्सन वर्किंग इन अ पार्ट टाइम जॉब इज विलिंग टू डू मोर वर्क। अगर एक वर्कर को फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, पार्ट टाइम जॉब मिलती है और वो और काम करना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज when they experience the a rise in income after shifting to a new occupation। अगर उसको ये लगे कि मैं ये काम छोड़कर किसी और जगह काम करूंगा तो मेरे को ज़्यादा इनकम मिलेगी, अगर उसको ये लगता है, इसका मतलब वो अभी कहाँ पर है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, क्योंकि उसको उतनी इनकम नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज विजिबल एंड सेकेंड इज इनविजिबल। सो फर्स्ट हमारे पास आती है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक वर्कर जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिला, उसको हम बोलेंगे विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड वर्क्स डिसाइड किए गए हैं कि 1 सिंगल डे में एक वर्कर को कम से कम 8 आवर्स के लिए वर्क करना चाहिए और अगर उसको सिर्फ 4 आवर्स का ही वर्क मिल पाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है इसलिए वो अंडर एम्प्लॉयड है। दूसरी तरफ इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्कर को स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग पूरा वर्क मिला है लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको इनकम नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स के लिए स्टैंडर्ड वर्क्स डिसाइड किए गए हैं और उस बंदे को 8 आवर्स के वर्क मिल भी चुके हैं लेकिन सैलरी बहुत ही कम है, इसका मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है जो कि विजिबल नहीं है। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आती है अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, ड्यू टू सर्टेन ऑक्यूपेशनल चेंजेस एक वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज के बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगी फीमेल वर्कर्स की, या फिर मेल वर्कर्स की बात करें तो हो सकता है उनको एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में ट्राई करना है, तो जब वो जॉब छोड़ देंगे तो दूसरी जॉब फाइंड आउट करने में उनको टाइम पीरियड लगेगा। सो जो वो टाइम पीरियड अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए,
फॉर द रीजन बीइंग उसने अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पीरियड बिटवीन लिविंग वन जॉब एंड ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब। सो जो गैप होगा पहली जॉब छोड़कर दूसरी जॉब फाइंड आउट करने का, जो गैप होगा उस गैप में जो वर्कर अनएम्प्लॉयड है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इज वर्किंग लेडीज गेटिंग मैरिड। सो वर्किंग लेडीज जो वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो हो सकता है उनको जॉब छोड़नी पड़े। फिफ्थ इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है इकोनॉमिक कंडीशन से, यानी इकोनॉमी की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। एक इकोनॉमी में 4 पीरियड्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी पीरियड। सो इन 4 पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इकोनॉमी बूम पीरियड में चल रही है यानी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही है, डाउन चल रही है, तो इसका मतलब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं unemployment arises due to cyclical fluctuations in the economy is called as cyclical unemployment। ऐसे सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एन इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड। एक इकोनॉमी डिफरेंट पीरियड से गुजरती है और उन पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि भाई इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट क्या ज़्यादा होगी। सो ये 4 पीरियड्स हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। हेंस डिप्रेशन इन द मार्केट में लीड्स टू सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर डिप्रेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और अगर बूम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए